नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से, बड़े लोगों से मिलवाते हैं और खबरों पर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं ताकि कुछ नए पहलू सामने आए और कुछ और हकीकतें आप तक पहुंच सकें। इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल आप सबके सामने है। हम मुसलसल आपको खबरें पहुंचा रहे हैं। इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल है वो ये कि अमेरिका ने एक बार फिर ये अलर्ट दिया है कि काबुल एयरपोर्ट पर फिर से हमले हो सकते हैं। एक पहले हमले में अब तक मरने वालों की तादाद 175 बताई जा चुकी है और 13 अमेरिकी सोल्जर्स जो फौजी हैं वो मारे गए हैं। इसके अलावा अभी बहुत ही कम वक्त रह गया, 31 तारीख तक सारे गैर मुल्की फौजियों को निकलना है और उनके साथ जो काम करने वाले बहुत से लोग थे, हो सकता है उन्हें मायूस होना पड़े, वो सब ना निकल सके मुल्क से बाहर। उन्हें तालिबान की हुकूमत में ही रहना होगा, ऐसे हालात बन रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत लंबे अरसे से दुनिया को बहुत नजदीक से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। अब शुक्रिया। आप ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ एक तरह से मची है, फ्लाइटें जा रही हैं, लोग निकल रहे हैं, लेकिन अब भी ऐसा नहीं लगता कि सभी लोग निकल पाएंगे जो लोग मुल्क छोड़ करके जाना चाहते हैं। ऐसी हालत में काबुल एयरपोर्ट बहुत इनसिक्योर बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ है? क्योंकि पहले उन्होंने अलर्ट दिया था, उसी दिन फिर शाम तक हमला हो गया। इसको भी आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सिचुएशन जो है बहुत फ्लूइड सिचुएशन है। जो हमें पहले बिगिनिंग में लग रहा था कि एवरीथिंग इज फाइन, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। इसमें दाइश की प्रेजेंस जब 2011 से लेकर वहां पर शुरू हुई है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो मिलिटेंट ग्रुप्स है, टेरर ग्रुप्स है, वो भी वहां पर किसी न किसी हद तक एक्टिव रहे हैं। और इसी वजह से जब भी ये आपने खुद ही कहा कि इसके उनके पास अमेरिका और वेस्टर्न एजेंसीज, इवन तालिबान ने ये इनको इन्फॉर्म किया था कि टेरर अटैक होने का अंदेशा है, जो हुआ। और ये इसका अंदेशा और भी है कि आने वाले दिनों में भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो खुरासान ग्रुप है, ये अफगानिस्तान के 3 प्रोविंसेस में बहुत एक्टिव है। उनमें नूरिस्तान है, नंगरहार है, कुनार है, जहां पर ये बहुत एक्टिव है और उनकी बहुत वहां पर यानी कि इन्फ्लुएंस रहा है इस एरिया में। लेकिन साथ ही साथ बहुत, जो हमें ये समझना चाहिए, 3 लाख अफगान फौज थी, रातों रात वो गायब हो गए। ऐसा नहीं है कि जो इनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो प्रो तालिबान के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, वो मेल्ट हुए, जो लोगों के साथ मिल गए। इसी वजह से तालिबान ने घर घर लोगों की, जो उनके पहले गवर्नमेंट के साथ फौजी यानी कि रिक्रूट हुए थे, उनको पहले कहा कि आप सरेंडर आर्म्स कीजिए। जिन्होंने नहीं किया उनके हाँ घर घर तलाशी ली गई। और ऐसे बहुत है जो दूसरे प्रोविंसेस में भाग गए, जहां उनको दूसरे ग्रुप्स जो एंटी तालिबान है उनका सपोर्ट भी मिल रहा है। हालांकि अभी तक वो लाइंग लो है। देखना आइंदा 1-2 महीने के अंदर सिचुएशन क्या डेवलप हो जाएगी। लेकिन अभी अभी भी ये कहा, अमेरिका ने भी इस चीज को मान लिया है कि ये दाइश का अटैक था, क्योंकि दाइश ने खुद ही, और उन पर जो ड्रोन अटैक किया कल, उन्होंने ये भी क्लेम किया जो उसमें मास्टरमाइंड है उसको हमने मार भी दिया। लेकिन अभी तक उसकी कंफर्मेशन तो नहीं हुई है। क्या सिर्फ मारने से ये मसला हल हो जाएगा, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं दे सकता। अभी होने वाले हैं ऐसे बहुत सारे चीजें। इसमें एक और चीज है, अभी तक काबुल में तालिबान की गवर्नमेंट फॉर्मेशन भी नहीं हुई है। हालांकि 1-2 अपने लोगों को उन्होंने
फाइनेंस मिनिस्टर और एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर भी अपॉइंट किया है। इसके अलावा काबुल के लिए मेयर भी अपॉइंट किया है। लेकिन जब तक फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट वहां पर नहीं आ जाएगा, जिसमें ये हमें देखना है कि इसमें ये जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है इसमें कौन कौन शामिल है। यहां से आप देखते रहे हैं कि पंजशीर में फिलहाल ट्रूस तो हो गया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें पार्टनर नहीं बनाया गया और वो भी पार्टनर उनका भी शेयर मांगते होंगे तो ये ट्रूस जो है ये टेम्परेरी साबित होगा। इसमें इस वक्त जो है, हालांकि बाय एंड लार्ज तालिबान अभी तक सिचुएशन को डील करने में कामयाब रहे हैं। और ये एक चीज तो क्लियर हुआ है कि वेस्टर्न पावर्स को कि ये जो अटैक हो रहे हैं इसमें तालिबान का कोई हाथ नहीं है। हालांकि अभी भी तालिबान उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है, फुल्ली कोऑपरेट कर रहा है। यहाँ तक भी ये भी न्यूज आई थी कि CIA के डायरेक्टर अभी 2 दिन पहले काबुल आए, जहां उन्होंने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से बातचीत भी की। जो कुछ बताया, जो अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो सीरिया में और इराक में अमेरिका जाहिरन तौर पर तो कहता है कि वो दाइश के खिलाफ लड़ने आया है, लेकिन ऐसे बहुत से सबूत सामने आए हैं कि वो खुद दाइश को सपोर्ट करता रहा है। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स ने अप्रैल 2019 में एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया था कि सीरिया से अफगानिस्तान दाइश को पहुंचाने में अमेरिका का कोई रोल रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। उसके साथ साथ ये भी खबरें आई थी कि अनमार्क्ड बगैर पहचान वाले हेलीकॉप्टर्स के जरिए नॉर्थ अफगानिस्तान में हथियार भी पहुंचाए जा रहे। तो अगर अमेरिका हैंड इन ग्लोव है, चूंकि काबुल एयरपोर्ट को मैनेज करना बहुत मुश्किल पिछले कई दिनों से हो रहा था और उसमें भीड़ को कम करना उनका एक मकसद था, और 31 तारीख तक वो अपने सभी फौजियों को, अपने शहरियों को निकालना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ और भी है जो बताया नहीं जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से ही हम कहते हैं, जब से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया है, कि ये जो हम ही नहीं कहते, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है ये फेलियर है अमेरिका का। वो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म जो सिचुएशन बनती है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने जैसे दाइश जो इराक में या उसका रोल रहा है, सीरिया के कई इलाकों में इसके जो रोल रहा है वो सबों को पता है। इराक में उन्होंने तबाही मचाई, 70%, एक वक्त 60 to 70% इलाका उन्हीं के कब्जे में था और ईंट से ईंट बजाई ये। और लेकिन ये भी बाद में पता चला कि तालिबान के खिलाफ जो एक्शन में बहुत सारे अशरफ गनी की हुकूमत और दूसरे जो उसके अलाइज है वो सपोर्ट भी कर रहे थे उनको, ताकि तालिबान के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए। और अगर आपने देखा होगा पिछले साल कई बार तालिबान और दाइश के फाइटर्स में लड़ाइयां भी हुई है, उसमें दोनों तरफ मर गए। ये नहीं है कि एक गवर्नमेंट है वहां पर जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वेस्टर्न अलाइज और इनके खिलाफ तालिबान है, दूसरी तरफ एक और ग्रुप है दाइश है और वेस्टर्न कहते हैं यानी कि अलकायदा भी कुछ है। तो उनको कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट तो मिलता होगा, वो उसके बगैर तो नहीं चलेंगे। और शायद तालिबान को न्यूट्रलाइज करने में दाइश को इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये जो शॉर्ट साइटेड जो अप्रोच रहता है, अल्टीमेटली ये हर एक मुल्क के लिए तबाही का बायस बनता है। अब देखिए, इस अटैक में अमेरिका के खुद अपने सोल्जर्स मर गए, उसके अलावा सिविलियन की तादाद इतनी है, बेचारे वो आए थे, इसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, उसका कोई किसी को ख्याल ही नहीं है। वो उस वक्त ये नहीं सोचते हैं कि इसके रिपरकशंस क्या निकलते हैं। बैर में जब होती है फिर वो कहते हैं वी विल हंट डाउन देम, उनको नेस्त नाबूद करेंगे। इतना आसान फिर नहीं होता है। अब वो क्या करें, एक दो और अटैक करेंगे तो फिर क्या उससे खत्म हो जाता है मसला? मसला तो नहीं रहेगा ना, वहीं का वहीं रहेगा। इसलिए वेस्टर्न पॉलिसीज कभी भी परफेक्ट नहीं रही।
आप देखिए, ये हम कहते हैं अफगानिस्तान की बात, आप बताए जहां जहां गए क्या अचीवमेंट है। हम पहले से कहते हैं उनके पर्पजलेस है। इराक गए किस लिए गए? सीरिया में किया, फिर विड्रा किया, वो कुर्दिस्तान के कुछ एरियाज में थे, फिर कहा नहीं वहां भी नहीं। अल्टीमेटली एक तो लोग उससे तबाही, खासकर सिविलियन लोग तबाही हो रही है उनकी। उनमें जब वो होते हैं उनको पहले लगता है प्रोटेक्शन उनकी मिलते, फिर उनको सरेराश छोड़ते हैं, फिर कहाँ होते हैं उनके। और इसी वजह से किसी भी मुल्क में उनकी एक कंसोलिडेटेड पॉलिसी, फार साइटेडनेस नहीं दिखाई। शॉर्ट टर्म्स पर ये है इसको खत्म करना है, बाकी इसके नतीजे क्या निकलेंगे, इसके कैसे स्टेबलाइज हुआ। कहीं आपने देखा जहां अमेरिकन फौज गई वहां पीस आया? ये सबसे बड़ा मसला है, पीस ही नहीं आए, तबाही हुई। अभी जो मैं जानना चाहता हूं वो ये कि अभी जो भारत में ऑल पार्टी मीटिंग हुई है अफगानिस्तान के लिए नई दिल्ली में, जो मीटिंग हुई है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी भी कोई क्लैरिटी शायद नहीं है और वेट एंड वॉच की ही हालत में बता रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये हर एक मुल्क की वेट एंड वॉच पॉलिसी है। इनफैक्ट जो तालिबान के करीब माने जाते हैं, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, रशिया और कुछ सेंट्रल एशिया के कंट्रीज, वो भी वेट एंड वॉच पॉलिसी कर रहे हैं। उनका भी यही है, क्योंकि इंडिया, अमेरिका या दूसरे कंट्रीज वो स्ट्रांग अलाइज रहे हैं अशरफ गनी के। उन्होंने सपोर्ट किया है इनको, मॉरल, पॉलिटिकल एंड टू सम एक्सटेंट मिलिट्री ट्रेनिंग दिए करते थे। इसलिए ये भी वॉच कर रहे हैं वहां पर कौन सी सिचुएशन इवॉल्व हो जाएगी। वो कोई हेस्ट में डिसीजन नहीं ले रहे हैं। और जो मीटिंग हुई है इसमें भी उन्होंने यही शायद पॉलिटिकल पार्टीज को कहा कि हम सिचुएशन का बगौर जायजा ले रहे हैं और अप्रोप्रिएट टाइम पर वो अपना जो रद्द अमल इस पर देंगे। इस वक्त ये भी है अमेरिका और वेस्टर्न एयरलाइंस में, जैसे जर्मनी ने कहा कि आप तालिबान को टोटली अबंडन मत कीजिए, उनके साथ लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन चालू रखिए। और ये बहुत जरूरी है, वेस्टर्न अगर उनको अपने इंटरेस्ट इस रीजन में रखने हैं, दे हैव टू मेंटेन सर्टेन कॉन्टैक्ट्स विद द न्यू गवर्नमेंट, क्योंकि वो फिर यहाँ से उनका सफाया हो जाएगा। ये वो इजी एक्सेस दे रहे हैं बड़े प्लेयर। अब वो चाइना 90s का नहीं रहा है, 79 का चाइना नहीं है, ये 2021 का चाइना है, जो एक इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री के साथ इकोनॉमिक पावर भी, इसके इंटरेस्ट से वो तो गवादर तक तो पहुंच गया है। अब उसके अलावा उसने ईरान में भी 350 बिलियन से ज्यादा डॉलर्स की जो है इन्वेस्टमेंट का जो लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है। अगर अफगानिस्तान उनके, तो ये अमेरिका की खारिजा पॉलिसी का सबसे बड़ा फेलियर रहेगा। इसीलिए शायद वो भी ये समझते हैं इसको पूरी तरीके से वो अलहदा नहीं करेंगे। तो वो, इसका मतलब है वो फ्री हैंड देंगे दूसरे जो इसके एडवर्सरीज है। मसला रशिया है, रशिया के लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि 10 साल के बाद उनको तालिबान ने, या उस वक्त मुजाहिदीन उन्हें कहते थे, उन्होंने उनको मार भगाया, जिसकी वजह से उसके 15 हिस्से हो गए। आज वो खुश होगा कि 20 साल के बाद अमेरिका का भी वही हाल रहा। खुद बाइडेन ने कहा कि $3 ट्रिलियन हमने खर्च किए, किस वजह से खर्च किए, और कुछ मिला ही नहीं। जिनसे हुकूमत ली उन्हीं को वापस दी। 2001 में तालिबान को ही उन्होंने डिसलॉज किया, और 2021 में इन्होंने ही तालिबान को फैसिलिटेट करके लाया पावर में। ये आयरनी है, इसको हमें समझने की जरूरत है। और ये भी जरूरी है वेस्टर्न पावर्स के लिए, इनका सारा जो है, ये सारा रीजन जो है, इनमें इनका कोई रहेगा ही नहीं पूछने वाला। ये इसको फिर चाइना और रशिया के गोद में देंगे। इस बात के उनको शायद अंदाजा भी है। अब अगर पुरानी तरह वो गलतियां करते थे तो फिर, या अब G7 की मीटिंग होने वाली है, देखना है इसमें क्या क्या। एक तरफ कनाडा कहता है उसको टेररिस्ट स्टेट के, वो ऐसी बात चीजें तो नहीं जिनके साथ आपने 1.5 साल बातचीत की, एग्रीमेंट किया,
फिर आप उनको कहोगे। इसलिए इसमें बड़ी समझदारी से काम लेने की जरूरत है। अच्छा, अभी पाकिस्तान की फौज की तरफ से एक बयान आया है जिसमें दो बातें खास, दो तीन बातें कही हैं। एक तो ये कि हमें भी अंदाज नहीं था कि अशरफ गनी सरकार इतनी जल्दी गिर जाएगी। दूसरे ये कि हमारे बॉर्डर सिक्योर हैं, और इस बॉर्डर सिक्योर करने के साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जो पड़ोसी और मुल्क हैं उसको भी इसका फायदा होगा कि हम अपने बॉर्डर को सिक्योर रखें। जाहिर है उसमें इशारा हो सकता है भारत की तरफ भी हो के ये भी सिक्योर रहेगा तालिबान से या और दूसरे ग्रुप से। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो वहां पर मौजूद थे, जिनका सीआईए का बड़ा दावा करते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने कहा था 3 महीने लगेंगे इसको काबुल तक पहुंचाने में। काबुल टेक ओवर से 2 दिन पहले बाइडेन ने खुद कहा था। उसके बाद मैंने खुद भी जो पाकिस्तानी या दूसरे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स थे, मिलिट्री एक्सपर्ट्स थे, डिप्लोमेट्स थे, उनका भी ये अंदाजा था कि शायद रेजिस्टेंस होगी वहां पर गवर्नमेंट फोर्सेस की तरफ से, जिसका दावा अमेरिका ने भी किया, जिस पर वो बड़ा नालान हुआ कि ये इनको इतना साजो सामान दिया, फौजी सामान दिया, तो वो क्या एक दिन भी वो एक गोली भी नहीं चला सके। इसके अलावा जनरल रावत ने भी ये कहा, हमें ये अंदाजा था ये टेक ओवर करेंगे, लेकिन जिस तेजी के साथ उन्होंने कवर किया वो हर एक के लिए हैरान कुन बात है। उसमें शायद अशरफ गनी की गवर्नमेंट की एक तो उसका भागना जो है, जिससे डिमोरलाइज हुए वहां के जो फोर्सेस थे, अगर वो वहां रहता, लीड करता है किसी न किसी तरीके से, शायद कुछ दिन या हफ्ते और लगते उनको, हालांकि उसमें ब्लड शेड भी होता, लेकिन जब खुद ही बादशाह ही भाग गया तो फौज क्या लड़ गया। ये तो बड़ी फौज के लिए ये मॉरल बूस्टर होता है जब कोई लीडर खुद सामने फील्ड में होगा, लड़ने के लिए होगा, और खुद वो भाग गया अपने दो साथियों के साथ। कुछ लोगों ने ये भी एलिगेशन लगाया उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं साथ। जी जी। ये एक उनके लिए मॉरल डिफीट थी फौज के लिए, और शायद इसी वजह से जो लोअर और आप देखिए कि टेक ओवर से पहले पिछले 3 महीनों के अंदर उसने 3 आर्मी चीफ चेंज किए, डिफेंस मिनिस्टरों को चेंज किया। उसकी कोई पॉलिसी, एक को बनाता हुआ किसी जगह अटैक होता उसको भी निकालो, दूसरा बना, ऐसे उसको होना चाहिए। और जो नया आया था 2 दिन या 3 दिन पहले, वो 35 साल का लड़का था जो आर्मी आप देखिए कि हमारे साउथ एशिया में जो इंडियन सोल्जर्स है या इवन पाकिस्तानी या इवन बांग्लादेशी या दूसरे सोल्जर, वो टफ होते हैं मैदान में। देखिए गलवान में कैसे उन्होंने अपनी जानें दी अपना बचाने के लिए, टफ दिखाया। वहां पर वो तो ऐसे ही मेल्ट हो गए जैसे पता ही नहीं था कोई फौज भी थी। खुद की ये अच्छा शेख कहते हैं। मंजूर साहब, एक चीज बताइए कि अब 31 तारीख के बाद क्या कुछ होने की उम्मीद है? 31 तारीख डेडलाइन मुझे है सारे लगता है घर। मुझे लगता है अमेरिका कहीं ना कहीं तरीके से तालिबान के साथ कांटेक्ट में रहेगा, और तालिबान भी इस मामले में बड़े पॉजिटिव है, वो नहीं चाहते हैं। उन्होंने कल भी इसको कहा, आज एक स्टेटमेंट उनका है, हम रिक्वेस्ट करते हैं यूएस को कि वो अपनी एम्बेसी वापस रखे, रीओपन किए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उनका भी ये है कि सीआईए के डायरेक्टर को वहां जाना, कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग होगी अगर 31 में जाएंगे भी। जो उनके जो है तकरीबन 50,000 के करीब है वेस्टर्न कंट्रीज के सारे जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उनको भी किसी न किसी तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए वो कुछ या सिंबॉलिक, मुझे नहीं लगता है तालिबान इस वक्त कोई ऐसा कदम रखे जिससे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एनाई करना चाहता है। वो सोच फूक फूक के अपना कदम रखते हैं, सोच समझकर फैसला ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये होगा कि किसी तरह की से किसी कंटैक्ट किसी लेवल पर होगा जहां ये चीजें वर्क आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये वो बड़ा इशू नहीं बनाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल खासकर यूरोपियन कंट्रीज में वो कोई बहाना ढूंढते हैं तालिबान को
किसी तरीके से डब करने का उन्होंने तबाही वो, और तालिबान ये नहीं चाहते कि हमें इस तरीके से पेश किया जाए। वो अपने आप को मॉडरेट, अपने टोटली चेंज, उनका आउटलुक जो है टोटली, जो हम देख रहे थे 1996 से, इससे टोटली डिफरेंट है। अब देखिए कैसे उन्होंने, जो उनके एडवर्सरीज भी थे, उनके डिप्लोमेट्स को, उनके लोगों को, उनको जाने दिया, कहा जो जनरल एमनेस्टी दी, चाहे वो बाद में क्या करें वो दूसरी बात है, लेकिन इस वक्त उन्होंने वही किया जो इमेज एक देखते हैं, लुक वी हैव टू डील विद इंटरनेशनल कम्युनिटी, हम चाहते हैं एक्टिव मेंबर रहे इंटरनेशनल कम्युनिटी के, वो उनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने 31 तारीख के बाद की सूरत हाल के बारे में भी बताया, और वेट एंड वॉच दुनिया के सभी मुल्क कर रहे हैं ये भी आपने बताया, और इसके अलावा ये दाइश के वहाँ मौजूदगी 2011 से, और तालिबान और दाइश और अलकायदा, इन सब के बीच में भी कहीं ना कहीं कोई टकराव की सूरत हाल नजर आती है, ये भी आपने बताया। अब बहरहाल फ्लूइड सिचुएशन है, हालात बहुत ही गैर यकीनी हैं, आने वाले वक्त में बहरहाल हम आपसे फिर बात करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि शेख मंजूर साहब का बहुत लंबा तजर्बा है, दुनिया को बहुत नजदीक से देखा है, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से चीजों को बताते हैं, जिस तरह के वाकयात और जिस तरह के ऑब्जर्वेशन होते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।